देश आज़ादी के 78वीं वर्षगांठ मना रहा है और इस वर्षगांठ का उत्साह सभी तरफ नजर आ रहा है। न्यूज़ बाइस्कोप की तरफ से भी आप सभी को आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं। नमस्कार, मैं हूं आसिया और मैं हूं राकेश। ये जो आज़ादी की हम बात करते हैं, आज़ादी का जो जश्न मनाते हैं, ये ऐसे ही नहीं मिली है। एक लंबा संघर्ष हुआ है, कई जिंदगियां कुर्बान हुई हैं, तब जाकर हमें ये आज़ाद भारत मिला है। और उस दौरान कई स्लोगन्स जो आज़ादी के जंग में इस्तेमाल हुए, या यूं कहें कि उन स्लोगन्स के ज़रिए लोगों के दिलों में या लोगों के रगों में वो आज़ादी का जज्बा पैदा करते थे। कई ऐसे स्लोगन्स हैं, कई ऐसे नारे हैं जो आज तक लोगों की जुबां पर रहते हैं। तो चलिए वैसे ही करके एक एक नारों से आपको रूबरू करवाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं करो या मरो का नारा। क्रिप्स मिशन की असफलता से भारतीयों को घोर निराशा हुई थी। देश की जनता के लिए देश की आज़ादी अब बहुत मायने रख रही थी। किसी भी तरह वो अब राजनीतिक स्थिति बर्दाश्त से देश के लोगों के लिए बाहर हो चुकी थी, जो अंग्रेज़ों के शासनकाल की थी। और दूसरे विश्व युद्ध के कारण कई ये जो निराशा थी लोगों में, वो गंभीर होती जा रही थी। और इस लड़ाई की वजह से बेतहाशा दामों में वृद्धि हो गई थी। अप्रैल 1942 से अगस्त 1942 के काल की अगर बात करें तो तनाव यहाँ बेहद बढ़ता गया। जापान सिंगापुर, मलाया, बर्मा पर कब्जा कर भारत की ओर बढ़ने लगा। ऐसी प्रतिष्ठा में गांधी जी उतने ही अधिक जुझारू हो गए कि अब कांग्रेस ने ये तय किया कि अंग्रेज़ों से भारतीय स्वाधीनता की मांग मनवाने के लिए अब उपाय किए जाएंगे और ये सही वक्त है। अब 8 अगस्त 1942 को अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी ने भारत छोड़ो पर हस्ताक्षर किया और रात में गांधी जी ने कांग्रेस प्रतिनिधियों को संबोधित करते हुए एक मंत्र दिया था, और वही मंत्र था करो या मरो। रंजन जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। रंजन जी, ये जो नारा था करो या मरो, इसने देशवासियों में एक जोश भर दिया था और लोग बेचैन थे कि कैसे वो स्वाधीन भारत में सांस लें। जहाँ वो 8 अगस्त की तारीख थी, वो ग्वालियर टैंक मैदान था मुंबई का, और ये था कि 9 अगस्त से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत होने जा रही है। तो ऐसे में भारी संख्या में लोग पहुँचे कि गांधी जी पूर्व संध्या पर क्या कुछ कहेंगे, और यहीं पर गांधी जी ने जो है ये मंत्र दिया लोगों को और कहा कि करो या मरो। उन्होंने लोगों को ये बातें कही कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूँ, आप इसे अपने दिल में संजो कर रख लें और हर एक सांस में इसका जाप करें। वह मंत्र है करो या मरो। लगभग 70 मिनट का उनका वो भाषण था, ऐतिहासिक संबोधन था गांधी जी की तरफ से। और इसी दौरान ये मंत्र जो है आया, और ये मंत्र ने एक जादू के जैसा जो है लोगों के ऊपर काम किया। हर जुबान पर ये मंत्र था करो या मरो, या आप इससे भी बेहतर कह सकती हैं कि लोगों के दिल में ये मंत्र घर कर गया था। और ये मंत्र जो है, इस मंत्र को लेकर जो है लोग आगे बढ़े। हालांकि देखिए, इसके बाद जब अंग्रेज़ों को डर सताया, जब उनको डर लगता था तो ये काम वो करते थे। सारे प्रमुख नेताओं की गिरफ्तारी हो गई। तो भारत छोड़ो आंदोलन एक ऐसा आंदोलन था जिसमें कि बड़े नेता जो हैं वो नेतृत्व करने के लिए बाहर नहीं थे। आम लोग, आम जनता ही जो है इस मंत्र को लेकर करो या मरो, इस मंत्र को दिल में संजोकर उन्होंने इस आंदोलन की शुरुआत की। कई नए नेता सामने आए, जयप्रकाश नारायण, राम मनोहर लोहिया, अरुणा आसफ अली, उषा मेहता ने जो रेडियो के जरिए काम किया, उनकी चर्चा बहुत होती है। तो ये एक मंत्र बन गया था, और इसका विस्तार आप देखिए तो पूरे देश भर में जो है इस भारत छोड़ो आंदोलन का विस्तार हुआ। सबके मन में, सबकी जुबान पर यही नारा था करो या मरो। हालांकि अंग्रेजी हुकूमत बड़ी बेरहमी से इसे कुचलने का प्रयास कर रही थी, जो उनका एक तरीका था। हालांकि गांधी जी की तरफ से कहा गया था
कि ये आंदोलन जो है अहिंसक ही रहेगा, लेकिन कई जगह जो है आपको पोस्ट ऑफिस हुए, पुलिस थाना हुए, उन पर जो है आंदोलनकारियों ने हमला किया और वहाँ पर जो है ये चीज़ें देखने को मिली। लेकिन सबके दिल में आप देखिए तो करो या मरो जो है वो बस चुका था। और इसी के जरिए, और एक इस आंदोलन की एक ख़ास बात ये थी कि इस आंदोलन में महिलाओं ने भी बढ़ चढ़कर जो है वो हिस्सा लिया। तो अब आप देखिए अरुणा आसफ अली की चर्चा हमने की, वो इस आंदोलन के जरिए उभर कर सामने आई। तो महिलाओं ने हिस्सा लिया। एक कई गुमनाम नायक आप कह लें, कई गुमनाम नायिका आप कह लें, जो कि इस आंदोलन में बढ़ चढ़कर उन्होंने हिस्सा लिया। कुछ लोगों को अपनी जान गंवानी पड़ी। अगर आप देखते हैं कि यहाँ पर लोगों ने गिरफ्तारियाँ दी, दैनिक कार्य बाधित हुए, छात्र और मजदूर हड़ताल पर चले गए। बंगाल में किसानों ने कर वृद्धि का विरोध किया और सरकारी अधिकारी जो भारतीय थे उन्होंने कानून की अवहेलना की। ये एक ऐतिहासिक घटना थी। ये केवल विदेशी प्रभुत्व के विरुद्ध एक अभियान नहीं था, ये भारतीय जनता का जागरण भी था, जो कि इस मंत्र के जरिए जो है हुआ है। आप देखते हैं कि किसानों में, फैक्ट्रियों में, मजदूरों में, पत्रकारों ने, सब ने इस आंदोलन में जो है हिस्सा लिया और पूरा देश जैसे इस नारे के पीछे चल पड़ा था। बिल्कुल। और देखिए कई जब हम कहते हैं कि गुमनाम लोगों की जिन्होंने कुर्बानी दी, एक नाम मतांगनी हाजरा का आता है। 6000 लोगों को लेकर वो परेड का नेतृत्व कर रही थी, जिनमें ज्यादातर महिलाएं थी और जिन्होंने पास के एक पुलिस स्टेशन में तोड़फोड़ की थी और पुलिस ने उन्हें गोली मार दी और तिरंगा लिए हुए ही उनकी मृत्यु हो गई। सुचेता कृपलानी थी। आप अगर देखिए तो नंदिनी देवी, शशिबाला देवी, तो कई जो महिलाएं थी उन्होंने इस आंदोलन में बढ़कर हिस्सा लिया। और ये आप देखते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि इस आंदोलन को अहिंसक ही रखना है, लेकिन वो तो बाहर थे नहीं। बाहर में जो लोग थे, और चूंकि आप आम जनता के हाथों में एक तरह से नेतृत्व था, तो उनके अंदर वो जोश भी था, चूंकि करो या मरो। मतलब ये नहीं था, गांधी जी का ये बहुत साफ साफ कहना था कि हम गुलामी में अपने आप को मरते हुए देखना नहीं चाहते। हमें अब कुछ न कुछ करना होगा, हमें आज़ादी हर हाल में चाहिए, इसके लिए चाहे हमें अपनी जान ही क्यों न गंवानी पड़े। तो ये एक ऐसा नारा था जिसने लोगों के अंदर जोश भर दिया। और इस नारे के बल पर आप कहिए, इसे मैं आज़ादी के पहले जो एक लड़ाई हुई, ये सब महान लड़ाई में इसकी गिनती होती है इस आंदोलन की। और इस ये नारा तो कालजयी है, जो गांधी जी ने दिया, करो या मरो का, ये कालजयी नारा है। और इस मंत्र को चूंकि उन्होंने यही कह के दिया था कि मैं आपको एक छोटा सा मंत्र दे रहा हूं, तो इस मंत्र को आत्मसात करके लोगों ने आज़ादी की लड़ाई को आगे बढ़ाया। और इस आंदोलन के दौरान जो भी लोग शामिल थे और उन गुमनाम आंदोलनकारियों को भी हम आज इस अवसर पर शहीद हुए हैं जिनके नाम लोगों को नहीं पता है या फिर बहुत ज़्यादा उनकी चर्चा नहीं होती। चलिए, एक अहिंसात्मक आंदोलन या अहिंसात्मक नारा, और इससे अंग्रेजी हुकूमत को इसका नुकसान भी हुआ, क्योंकि जिस तरह से इस आंदोलन को कुचलने के लिए हिंसक होना पड़ा अंग्रेजी हुकूमत को, तो देश विदेश में भी एक संदेश गया, अच्छा नहीं गया वो संदेश, कि लगा कि अंग्रेजी हुकूमत भारतीयों पर जो है वो अन्याय कर रही है। तो इससे अंग्रेजी हुकूमत पर एक दबाव भी बढ़ा, जो कि कालांतर में आगे जाकर भारतीय आज़ादी में आप देखिए तो वो एक प्रमुख कारण रहा, क्योंकि दबाव अंग्रेजों पर बढ़ रहा था। एक तो घर के अंदर जिस तरह से सारे लोग निकलकर जो है सड़क पर ये आंदोलन हुआ, भारत छोड़ो आंदोलन, लोग घरों से निकलकर सड़क पर थे, चाहे वो पुरुष हो, महिला हो, बच्चे हो, सभी इसमें हिस्सा ले रहे थे। तो यहाँ पर जो है एक दबाव तो अंग्रेजी हुकूमत पर यहाँ पड़ा, और इसके बाद एक जो बाहरी जो अंतर्राष्ट्रीय प्रेशर आप कहते हैं, वो भी उन पर
पड़ा। और इस आंदोलन के बाद अंग्रेजी हुकूमत को अगर उनके कुछ पत्र इस तरह के आप देखें तो उनको ये समझ आ गया था कि अब वो भारत पर बहुत ज्यादा दिनों तक शासन नहीं कर सकते। चलिए नहीं है। और उस दौरान कई ऐसे नारे आए जब गांधी जी अहिंसात्मक आंदोलन की बात करते थे, तो उस वक्त एक गरम दल भी कह सकते हैं जिन्हें लगता था कि किसी भी तरह से बस भारत को आज़ाद कराना है। उसी बीच एक नारा गूंजा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। और ये नारा देने वाले थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। और वो एक ऐसे राजनीतिक योद्धा थे कि अंग्रेजों के उन्होंने दांत खट्टे कर दिए थे। दूसरा विश्व युद्ध जब चल रहा था तो सुभाष बाबू चाहते थे कि अंग्रेज़ों की इस कहानी का या जो ये युद्ध है उसका वो फ़ायदा उठाएं और भारत के स्वतंत्रता संग्राम को और भी तेज़ किया जाए। बोस के गरम और तीखे तेवर को कांग्रेस का नरम व्यवहार पसंद नहीं आता था। उनका मानना था कि अंग्रेज़ों के दुश्मनों से मिलकर आज़ादी आसानी से हासिल की जाती है। और उन्होंने हिटलर से मुलाकात की थी, जापान से भी सहयोग मांगा था और विदेश में जाकर एक ऐसी सेना तैयार की जिसने आगे जाकर अंग्रेज़ों को दिन में ही तारे दिखा दिए। उनका ये नारा उस वक्त कितना कारगर रहा था? देखिए, ये 12 सितंबर 1944 रंगून के जुबली हॉल में शहीद यतीन्द्र दास के स्मृति पर जो है नेताजी ने एक बहुत ही मार्मिक भाषण दिया था वहाँ पर। और उन्होंने कहा कि आज़ादी बलिदान मांगती है। और इसके बाद उन्होंने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। ये चीज़ें उन्होंने कही। यही देश के नौजवानों में प्राण फूंकने वाला वाक्य था, जो आप देखिए कि भारत ही नहीं विश्व के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में अंकित है। द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने के लिए उन्होंने जापान से सहयोग लिया, आज़ाद हिंद फौज का गठन किया और देश को आज़ादी दिलाने में अहम भूमिका निभाई। स्वाधीनता संग्राम के अंतिम 25 वर्षों में अगर आप देखें सुभाष चंद्र बोस को, तो वो आपको एक सामाजिक क्रांतिकारी के रूप में दिखेंगे वह यहाँ पर। और अद्वितीय राजनीतिक योद्धा थे, कूटनीति भी जानते थे अच्छे से। और जब आप देखते हैं कि यहाँ पर इसी दौरान यूरोप में जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू हुआ, तो यहाँ पर एक उनको ये चीज़ लग रही थी कि ये एक अवसर है जहाँ पर कि अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ अगर यहाँ पर कुछ किया जाए तो उनको यहाँ पर दबाव में लाया जा सकता है। और ये चीज़ें जो है वो देखने को मिली। 1939 में सुभाष चंद्र बोस जो हैं वो कांग्रेस के अध्यक्ष भी बने थे, 38 में भी बने थे। लेकिन उसी दौरान उनका ये मानना था कि वो जो हैं अंग्रेज़ी हुकूमत को, जब द्वितीय विश्व युद्ध शुरू होगा तो ये सही वक्त होगा कि अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ जो है वहाँ पर दबाव बढ़ाया जाए। हालांकि उस वक्त ऐसा नहीं हो पाया। 39 में जब वो अध्यक्ष बने तो फिर चूँकि गांधी जी की इच्छा नहीं थी तो उन्होंने जो है वहाँ पर इस्तीफ़ा दे दिया, फॉरवर्ड ब्लॉक उन्होंने बनाई। और 3 सितंबर 1939 की तारीख थी। मद्रास में जब सुभाष बाबू को ये पता चला कि ब्रिटेन और जर्मनी में युद्ध छिड़ चुका है, तो वो कहते हैं कि ये तो अच्छी बात है, अब भारत के पास सुनहरा मौका है उसे अपनी मुक्ति के अभियान तक अब पहुंच जाने में देर नहीं करना चाहिए। और अगर कांग्रेस ये काम नहीं करती है तो फॉरवर्ड ब्लॉक जो है ये काम करेगी। तो उनके विचारों को देखकर जो है अंग्रेज़ी हुकूमत थोड़ी डर भी गई थी और उनको गिरफ्तार किया गया, फिर उन्हीं के घर में नज़रबंद कर दिया गया। उन्होंने उस वक्त ये चीज़ें कही भी थे कि देखिए मुझे छोड़ दीजिए क्योंकि फिर मैं जीने से इनकार कर सकता हूँ। इस तरह की बातें उन्होंने कही थी। लेकिन जब ये सारी चीज़ें नहीं हुई तो अपने भतीजे के सहयोग से वो यहाँ से निकले घर से और अफगानिस्तान होते हुए जो है वो आपको जर्मनी पहुंच गए। ये जो है उन्होंने किया, एक मौलवी के भेष में जो है वो अफ़गानिस्तान पहुँचे, फिर वहाँ से बर्लिन गए। उनके विचारों को देखते हुए ब्रिटिश हुकूमत जो है बिल्कुल चिंतित रहा करती थी। 26 जनवरी 1941 को वो कोलकाता से निकले थे।
इसके बाद आप देखें कि सुभाष चंद्र बोस ने जो है जर्मनी में जो है तत्कालीन हिटलर से उनकी वहाँ पर मुलाकात होती है और वो कहते हैं कि भारत को स्वतंत्रता दिलाने में आपके सहयोग की ज़रूरत होगी। बोस का मानना था कि अंग्रेज़ों के दुश्मनों से मिलकर जो है आज़ादी जो है वो हासिल की जा सकती है। इसी दौरान सुभाष चंद्र बोस नेताजी के नाम से जो है वो जाने लगे थे। जर्मनी भारत से बहुत दूर था, ये बात भी जो है सुभाष चंद्र बोस को लग रही थी। उन्होंने लगा कि अब जर्मनी से जो है उन्हें कुछ और अब मिलने वाला नहीं है। जब हिटलर से मुलाकात हो गई, सारी चीज़ें हो गई, तो वो 3 जून 1943 को उन्होंने जो है जापान के लिए प्रस्थान किया। पनडुब्बी के जरिए जो है वो वहाँ से निकले। जापान से वो सिंगापुर पहुँचे, जहाँ उन्होंने कैप्टन मोहन सिंह जो है वो बनाए हुए थे आज़ाद हिंद फौज, तो उसकी कमान अपने हाथों में ले ली। और उस वक्त रास बिहारी बोस जो हैं वो आज़ाद हिंद फौज के नेता थे। नेताजी ने आज़ाद हिंद फौज का जो है पुनर्गठन किया। महिलाओं के लिए रानी झांसी रेजिमेंट का भी गठन किया, जिसकी कैप्टन बनी थी लक्ष्मी सहगल। नेताजी ने 5 जुलाई 1943 को सिंगापुर के टाउन हॉल के सामने सुप्रीम कमांडर के रूप में सेना को संबोधित किया, जो आज़ाद हिंद फौज के सेनानी थे। ज़्यादातर युद्धबंदी थे, भारतीय युद्धबंदी, उनको ही उन्होंने संगठित किया था। और फिर वहीं पर उन्होंने दिल्ली चलो का नारा दिया। और फिर जापान की सेना के साथ मिलकर नेताजी ने ब्रिटिश और कॉमनवेल्थ सेना से बर्मा सहित इम्फाल और कोहिमा में जो है एक साथ जाकर वहां पर उन्होंने मोर्चा लिया। सुभाष चंद्र बोस ने भारत को स्वतंत्र कराने के उद्देश्य से 21 अक्टूबर 1943 को जो है आज़ाद हिंद सरकार की स्थापना की थी। वे खुद इस सरकार की जो है के राष्ट्रपति बने थे, प्रधानमंत्री और युद्ध मंत्री थे। इस सरकार को कई देशों ने मान्यता दी थी। खास करके नेताजी का क्या प्रभाव था ये आप देखिए कि सरकार को जर्मनी, जापान, फिलीपींस, कोरिया, चाइना, इटली जैसे देश, आयरलैंड, इन लोगों ने जो है जी हाँ कई देशों ने मान्यता दी थी। तो यहाँ पर जो है वो आज़ाद हिंद फौज के प्रधान सेनापति बने हुए थे। और द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान आज़ाद हिंद फौज ने जापान सेना के सहयोग से भारत के इलाकों में जो कि अंग्रेज़ी हुकूमत के अधीन थी वहाँ पर जो है वो हमला किया और शहीद द्वीप और स्वराज द्वीप नाम दिया, जब उन्होंने वहाँ पर जो है आपको अपनी फौज को प्रेरित करने के लिए नेताजी ने वहाँ पर जो है दिल्ली चलो का भी नारा जो है वो दिया था। ये तो बहुत संघर्ष किया गया है, तभी जाकर ये आज़ादी हमें मिली है। तो नारों की और बात कर लेते हैं। बहुत सारे ऐसे नारे रहे जो उस दौरान लोगों की ज़ुबान पर रहते थे और वो लोगों में जोश भरने का काम करते थे। उसी में से एक है स्वदेशी आंदोलन। 1905 में बंगाल विभाजन की घोषणा के साथ लोगों ने आवाज़ उठा दी स्वदेशी आंदोलन की। और उस वक्त के जो गवर्नर जनरल लॉर्ड कर्जन ने थे, उन्होंने बंगाल विभाजन का इसे कारण बताया, लेकिन कोई राजनीति इसमें प्रस्तावित नहीं थी। लेकिन सच तो यह है कि बंगाल उस समय भारतीय राष्ट्रीय चेतना का केंद्र बिंदु था, ये कहना गलत नहीं होगा। बंगाल वासियों में राजनीतिक जागृति बहुत ज्यादा थी, जिसे कुचलने के लिए कर्जन ने बंगाल विभाग का उन्होंने विभाजन का फैसला लिया था। विरोध के बाद भी 19 जुलाई 1905 को बंगाल का विभाजन का निर्णय ले लिया गया था और उसके बाद 7 अगस्त 1905 को कोलकाता के टाउन हॉल में स्वदेशी आंदोलन की घोषणा कर दी गई। और इसी बैठक में ऐतिहासिक बहिष्कार प्रस्ताव पारित किया गया और 16 अक्टूबर 1905 को बंगला विभाजन की घोषणा के साथ ये विभाग भी प्रभावी हो गया। बहुत जबरदस्त विरोध हुआ था। वंदे मातरम और अमर सोनार बंगला जैसे गीत विरोध के स्वर उस वक्त बने थे और इसी आवाज ने भारतीयों के अंतर्मन में भी भारतीयता की भावना को जन्म दिया था और देशभक्ति की भावना का संचार किया था। कुछ और स्लोगन भी उस दौरान हुए थे। देखिए, अगर आप स्वदेशी आंदोलन की बात कर रहे हैं तो दरअसल जो लॉर्ड कर्जन थे वो फूट डालो और राज करो की नीति पर जो है उन्होंने इस बंगाल विभाजन का फैसला लिया था। और उन्होंने एक चीज ये कही थी
कि कहने के लिए कि हम प्रशासनिक तौर पर जो है प्रशासनिक सुविधा के लिहाज से बंगाल का विभाजन कर रहे हैं, लेकिन उनका उद्देश्य कुछ और था। वो हिंदू और मुस्लिम के बीच एक खाई जो है वो बांटना चाहते थे और जो पूर्वी बंगाल का हिस्सा था उसको अलग कर दिया था, और ये बातें उन्होंने वहां जाकर कही भी थी लॉर्ड कर्जन ने। तो इसी के विरोध में स्वदेशी आंदोलन हुआ, और स्वदेशी आंदोलन के दौरान जो खास बात थी कि वो ये थी कि जो विदेशी वस्त्र हैं उसका प्रयोग बंद किया गया, विदेशी कपड़ों की होली जलाई गई। ये कहा गया कि जो अवैतनिक रूप से काम कर रहे हैं वो वहां से निकल जाएं, किसी परिषद में ना जाएं। जो अंग्रेजी हुकूमत के द्वारा नमक, चीनी जैसी चीजें बनाई जा रही हैं उसका उपयोग न करें। और एक बात और कही गई कि जो लोग विदेशी चीजों का उपयोग करेंगे भारतीय होकर तो हम उनका सामाजिक बहिष्कार करेंगे। तो स्वदेशी आंदोलन इस लिहाज से आप कह सकते हैं कि बहुत महत्वपूर्ण है कि कर्जन का इरादा तो ये था कि वो फूट डाले यहाँ पर, लेकिन इससे एकता बढ़ी और जो कि आगे जाके स्वतंत्रता संग्राम में बहुत काम आई। और यहाँ पर आप देखिए कि इसी दौरान कई ऐसे गीत लिखे गए जिसमें आपने आमार सोनार बांग्ला की बात की, तो इसी दौरान एक और गीत लिखा गया था, एकला चलो रे। ये वो गीत था, आपको बताऊं कि इस गीत से महात्मा गांधी इतने प्रभावित थे कि जब आज़ादी के बाद वो नोआखली में थे और उस समय जो सांप्रदायिक हिंसा चल रही थी, तो उस वक्त जो है वो वहां पर मौजूद थे। और यही गीत जब वो सुबह निकलते थे प्रभात फेरी में, तो ये गीत गाते हुए वो निकलते थे। तो कितना प्रेरणादायी गीत है, आप ये समझिए। इस गीत को लिखा है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने, और ये एक गीत ऐसा था जो कि उस वक्त सारे लोगों के लिए जो है एक आप कहिए कि ये बन गया था, प्रेरणा का जो है स्रोत बन गया था। आंदोलन को इस गीत ने और हवा दे दी। बिल्कुल, स्वदेशी आंदोलन तेजी से बढ़ा। और रविंद्रनाथ टैगोर जो हैं उनकी देखिए वो साहित्यकार थे, लेकिन आजादी में उनकी भूमिका और किस तरह से उन्होंने नाइटहुड की, जब जालियांवाला बाग हत्याकांड हुई थी, जब निर्दोष लोगों को मारा गया था, तो उस वक्त भी जो है उन्होंने अपने नाइटहुड की उपाधि जो है वो लौटा दी थी और कहा था कि ये किसी भी हालत में अब वो स्वीकार नहीं कर सकते। तो ये सारी चीज़ें हैं जो कि आज़ादी के दौरान हमें देखने को मिली। और एकला चलो रे जो है वो एक कालजयी गीत जो है वो बना। चलिए कुछ और ऐसे ही स्लोगन और नारों की बात कर लेते हैं, जिसमें एक और है जिससे आप सभी ने सुना होगा। स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। ये भी एक ऐसा नारा था जिसने हर भारतीय के मन में जोश भर दिया और सबके मन में ये इच्छा होने लगी कि अब हमें स्वाधीन होना है और अब हमें अपना स्वराज चाहिए। भारतीय जो उस वक्त दौर था, ये नारा उस वक्त बहुत काम किया। ये नारा दिया था लोकमान्य के नाम से प्रसिद्ध बाल गंगाधर तिलक ने। ये उन लोगों में शामिल हैं जिन्होंने शुरू से ही स्वराज का सपना देखा। इतना ही नहीं, उन्होंने अपनी कोशिशों से भारतीयों को जो स्वाधीनता के बारे में सोच नहीं सकते थे, उन्हें भी स्वतंत्रता के उन्होंने सपने दिखाए हैं। लोगों में राष्ट्रवाद की भावना बढ़ी है। और ये 1893 की बात है जब गणपति उत्सव के दौरान और 95 में शिवाजी उत्सव की शुरुआत उन्होंने की थी। और स्वराज के वो हिमायती थे और इसी की मांग करते हुए उन्होंने कहा था कि स्वराज हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। इस नारे ने पूर्ण स्वराज को अखिल भारतीय कांग्रेस सभा जो थी उसने भी इसे मान्यता दी और फिर ये नारा लोगों के जहन में गूंजने लगा और सभी फिर चाहने लगे थे कि उनका अधिकार है और वो उसे लेकर रहेंगे। जहाँ इसी तरह के जब हम नारों की बात कर रहे हैं तो नारा तो नहीं, ये गज़ल थी, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। और ये वो गीत है जिसे गाते हुए राम प्रसाद बिस्मिल जो है वो फांसी के फंदे पर चढ़े। तो ये चीज़ जो है आपको दिखाती है कि
इस तरह उस समय अगर आप देखिए तो ये एक तरह से युद्ध घोष था। अगर आप सरफरोशी की तमन्ना की बात कीजिए तो जब भी देशभक्ति की बात आती है तो होठों पर आपको ये गाना जो है वो आ ही जाता है, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। तो ये एक ऐसा ही गीत है, अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में न जाने कितने ही जो क्रांतिकारी थे सरफरोशी की तमन्ना गाते हुए फांसी के शहीद भगत सिंह हो, चंद्रशेखर आजाद है, ऐसे क्रांतिकारी इस गीत को गुनगुनाते थे जब बिस्मिल की शहादत के बाद भी। जी हाँ बिल्कुल। और देखिए अगर आपको बताएं तो पंडित राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं उनको महज 30 वर्ष की आयु में ब्रिटिश सरकार ने फांसी दे दी थी। और राम प्रसाद जो है वो एक कवि थे, शायर थे, अनुवादक थे। बिस्मिल जो है उनका उपनाम था, इस नाम से वो लिखते थे। और आपको ये भी बता दें कि ये गीत जो है ये रचना अजीमाबाद यानी अब पटना के मशहूर शायर बिस्मिल अजीमाबादी ने लिखा था। और राम प्रसाद बिस्मिल जो हैं इसको उन्होंने ये गुनगुनाया था। बिस्मिल अजीमाबादी ने युवाओं में देश की आज़ादी के प्रति जोश भरने के लिए ये देशभक्ति गज़ल लिखी थी। ये रचना इतनी मशहूर हुई कि क्रांतिकारियों का मंत्र बन गई। और बिस्मिल अजीमाबादी जो हैं वो उनका जन्म बिहार के पटना में हुआ था। वे उर्दू के मशहूर शायर थे। 1921 में सरफरोशी की तमन्ना जो है इन्होंने ये देशभक्ति गज़ल जो है लिखी। और आज़ादी के जो मतवाले थे वो इस गीत को गाते थे। देशभक्ति की भावना उनके दिलों में हिलोर मार रही थी। और ये गीत जो है अंग्रेज़ी हुकूमत के लिए जो है समझिए किसी काल से कम नहीं था, क्योंकि ये देशभक्ति का जज्बा जो है क्रांतिकारियों के दिल में भर देता था। बिल्कुल, इस तक सुनते रहे होंगे, कहीं भी आंदोलन हो या धरना प्रदर्शन हो वो है इनकलाब जिंदाबाद। ये नारा आज भी गूंजता है। और उस वक्त जब आज़ादी की जंग लड़ी जा रही थी, आज़ादी के लिए सभी आवाज़ उठा रहे थे, तो ये नारा खूब गूंजा था। ये सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध होने वाला नारा है इनकलाब जिंदाबाद और सबसे ज़्यादा ये इस्तेमाल होने लगा। आपको बता दें कि प्रसिद्ध उर्दू के शायर और भारतीय स्वतंत्रता सेनानी हजरत मोहानी ने ये नारा दिया था, इनकलाब जिंदाबाद। और इस नारे को स्वतंत्रता सेनानियों ने, खासकर जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन के क्रांतिकारियों ने एक अस्त्र के रूप में इस्तेमाल किया था। और ये नारा आज भी जब भी शोषण और जुल्म होता है तो उसके खिलाफ लोग आवाज़ उठाते हैं इसी नारे के साथ। एक इससे दिलचस्प है कि जो इसमें कि एक बार जो है ऐसा हुआ कि एक बार जो लोगों ने कहा इसके बारे में कि आप जो हैं बादशाह खान, मलंग बाबा और इनकलाब को रिहा कीजिए। तो दरअसल ये बात थी कि बादशाह खान जो है आपको मलंग बाबा यहाँ पर गांधी जी के लिए जो है वो कहा जाता है। और खान अब्दुल गफ़ार खान जो हैं उनको जो है बादशाह खान के नाम से लोग जानते थे। लेकिन इनकलाब जिंदाबाद इतना ज़्यादा उस वक्त जो है लोकप्रिय हो चुका था कि जब लोगों ने कहा कि बादशाह खान को रिहा कीजिए, मलंग बाबा यानी गांधी जी को रिहा कीजिए और साथ में कहा कि इनकलाब को भी रिहा कीजिए, क्योंकि उनको लगता था कि इनकलाब जिंदाबाद इतना होता है तो ये भी कोई बड़े नेता हैं। तो इस तरह की बातें होती हैं। भगत सिंह ने इसका जो है बहुत प्रयोग किया है और ये नारा उन्होंने लगाया है। दरअसल हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन HSRA जो भारत की क्रांतिकारी संस्था थी जिससे भगत सिंह, चंद्रशेखर आज़ाद जुड़े हुए थे, तो इस नारे का प्रयोग भगत सिंह ने बहुत किया और इसलिए बहुत सारे लोगों को लगता है कि ये नारा भगत सिंह ने दिया। और ये चीज़ें हैं। और जब उन पर मुकदमा चल रहा था उस दौरान भी कोर्ट में भी जो है सरफरोशी की तमन्ना और इनकलाब जिंदाबाद जो है ये नारा जो है वो लगाते रहते थे। कुछ और नारों का भी जिक्र कर लेते हैं रंजन जी। इस जब आज़ादी मिल गई तो उसके बाद जो एक गुलामी का जो दौर था वो ख़त्म हो गया, लेकिन उसके बाद भी कई नारे ऐसे रहे जो लोगों को देशभक्ति के लिए जगाते रहे और लोगों को ये एहसास दिलाते रहे कि अब वक्त आ गया है कि एकजुट होकर भारत को हमें आगे ले जाना है। उसमें आराम हराम है, ये भी नारा काफ़ी फेमस हुआ था। जी हाँ, आराम हराम में पंडित जवाहरलाल नेहरू ने ये नारा दिया था, क्योंकि देखिए राष्ट्र आज़ाद हुआ तो नई चुनौतियाँ सामने खड़ी थी। तो ऐसी परिस्थिति में ये ज़रूरी था कि आप आगे कैसे बढ़ सकते हैं।
देश का पुनर्निर्माण केवल करना आप है। हाँ इसके जरिए तो नहीं हो सकता। तब ये बात जो है उन्होंने कही थी कि जवाहरलाल नेहरू ने, कि मोटी बात ये है, आप याद रखें कि मुल्क उतना ही बढ़ता है जितना उसमें काम होता है, जितना परिश्रम होता है उतना मुल्क बढ़ता है। मुल्क दफ्तरों में कागज दस्तखत करने से नहीं बढ़ता, न जुलूस निकालने से बढ़ता है। वक्त पर आप जुलूस निकालें, वक्त पर दफ्तर भी ज़रूरी है, लेकिन जितना परिश्रम होता है उतना ही आदमी बढ़ेगा, उतना ही मुल्क बढ़ेगा। चाहे आप क्रांति करें अपने मुल्क में, चाहे समाजवाद लाएं, साम्यवाद लाएं या पूंजीवाद लाएं या कोई वाद लाएं, जितना परिश्रम होगा उतनी ही तरक्की होगी। तो ये सिद्धांत हर एक का होना चाहिए। और उन्होंने कहा कि आराम हराम है, देश के लिए जो है आपको काम करना चाहिए। ये न सिर्फ आपकी तरक्की के लिए, क्योंकि अगर किसी व्यक्ति की तरक्की होती है तो फिर देश की भी तरक्की होती है। तो ये नारा जो है ये काफ़ी प्रसिद्ध भी हुआ। और उनका मानना था जवाहरलाल नेहरू का कि उन्नति का साधन जो है वो कड़े परिश्रम में ही छिपा हुआ है। इसीलिए आराम हराम है। और आज भी लोग यही कहते हैं, जब किसी को समझाना होता है कि किस तरह वो मेहनत करे तो ये नारा जरूर देते हैं। इसके बाद अगले प्रधानमंत्री ने भी एक नारा दिया जिसने क्रांति ला दी आज़ाद भारत में, और वो नारा था जय जवान जय किसान का। दरअसल जब पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू का निधन हो गया तो देश को लगा कि मानो अंधकार फैल गया है चारों तरफ। और ऐसी विषम परिस्थिति में 9 जून 1964 को लाल बहादुर शास्त्री ने देश की कमान संभाली। पर ये वो समय था जब पड़ोस देश के नापाक हरकतें थीं, देश की सुरक्षा के लिए खतरा बना हुआ था। तो दूसरी तरफ देश पर भी संकट था, क्योंकि देश आज़ाद ही हुआ था, इसे संभलने में वक्त लग रहा था। ऐसे में किसानों की हौसला अफजाई बेहद ज़रूरी थी, जो अन्नदाता थे। और इसी को हौसला अफजाई, किसानों को हौसला अफजाई देने के लिए ही उन्होंने ये नारा दिया था जय जवान जय किसान का। यानी कि जवानों की भी जय हो, किसानों की भी जय हो, जो देश की रक्षा कर रहे हैं उनकी भी जय हो, और जो किसान हमारे अन्नदाता हैं जो हमें जीवित रख रहे हैं उनकी भी जय हो। और इसके ज़रिए इस नारे का महत्व आप समझा सकते हैं कि उस वक्त तक ये जब नारा दिया गया तो क्या माहौल बना पूरे देश में। क्या देखिए 1965 का युद्ध था और ऐसी परिस्थिति में भारत के सामने खाद्यान्न भी एक समस्या रही है, थी उस वक्त। तो इस चीज़ को देखते हुए लाल बहादुर शास्त्री छोटे कद के थे, लेकिन विचार बहुत बड़ा था, क्योंकि जब ये तन कर खड़े हो गए तो पाकिस्तान को झुकना पड़ा। तो ऐसे व्यक्तित्व के स्वामी थे लाल बहादुर शास्त्री। और उन्होंने जो है जब कहा जय जवान, तो वो जवानों के जरिए देश की सुरक्षा की बात कर रहे थे। और जब वो कहते थे जय किसान, तो इसके जरिए वो ये संदेश देना चाहते थे कि कृषि के क्षेत्र में उन्नति कीजिए। भारत एक कृषि प्रधान देश है, तो अगर कृषि के क्षेत्र में हम उन्नति करते हैं तो फिर हमारी तरक्की होगी। और इसके लिए उन्होंने किसानों को जो एक सम्मान होता है, उन्होंने कहा कि अगर हमारे किसान इस तरह से खाद्यान्न का उत्पादन करें तो एक आत्मनिर्भरता की जो बात होती है, उस बात को समझाने के उद्देश्य से उन्होंने जय किसान कहा। देश की सुरक्षा की जिम्मेदारी जिनके ऊपर है उनको जय कहा, और देश को जो अन्न देते हैं, भोजन देते हैं, उस किसान को जय कहा। तो जितने महान व्यक्ति थे लाल बहादुर शास्त्री, उतने ही उनके विचार भी महान थे। और ये नारा जो है बहुत फेमस हुआ, जय जवान जय किसान। इसमें बाद में अटल बिहारी वाजपेयी ने जय विज्ञान भी जोड़ दिया। तो ये चीज़ें जो है बताती हैं कि ये नारा जो है एक मंत्र के रूप में काम करता है। और ये ऐसे नारे हैं कि जिसे आप आज भी सुनते हैं तो बिल्कुल मतलब दिल एक जोश से भर जाता है। आप सम्मान करते हैं कि किस बड़े व्यक्ति ने इस तरह का नारा दिया है। तो ये नारे देश की प्रगति में और देश को सुचारू रूप से चलाने में जो है बहुत काम आए हैं। और लोगों को एक संदेश भी गया है कि आपके लिए महत्वपूर्ण क्या है, कौन से लोग हैं जो देश की रक्षा कर रहे हैं, कौन से लोग हैं जो आपको भोजन दे रहे हैं। बिल्कुल। कुछ और भी आंदोलन की बात कर लें या नारों की बात करें, भूदान आंदोलन का भी काफ़ी जिक्र होता है। आज़ादी के बाद भूमि सुधार और भूमि के पुनर्वितरण एक बड़ी चुनौती थी, और इसी चुनौती के दौरान आचार्य विनोबा भावे ने भूदान आंदोलन की शुरुआत की। विनोबा भावे इस बात पर जोर देते थे कि ज़मीन किसी व्यक्ति की संपत्ति नहीं हो सकती। हवा और पानी की तरह ये भी सभी के लिए उपयुक्त तो होनी चाहिए। हवा और पानी की तरह ही भूमि सभी के लिए ईश्वर का उपहार है। लोगों से भूमिदान प्राप्त कर उन्हें भूमि देना इस आंदोलन का एक
उदय था। और ये कहना पड़ेगा कि 20वीं सदी में आचार्य विनोबा भावे के भूमिदान के विरोध में इतनी शक्ति थी, ऐसी गूंज देश में फैल गई और इसका सकारात्मक असर भी देखने को मिला। तो कई ऐसे नारे रहे, कई ऐसे आंदोलन रहे जो आज़ादी से पहले और आज़ादी के बाद तक देश के पुनर्निर्माण में, देश के निर्माण में बहुत अहमियत रखते हैं। तो अब आज़ादी की जब हम बात कर रहे हैं तो इसके अगले पार्ट की तरफ भी बढ़ते हैं। जब 1 अगस्त 1947 से 14 अगस्त 1947 ये बहुत क्रूशियल वक्त था जब भारत को आज़ादी मिलनी थी। उस वक्त भारत के स्वतंत्रता संग्राम में मतलब ये बहुत आखिरी और निर्णायक दिन थे, क्योंकि 1 से 14 तारीख और 15 को हमें आज़ादी हासिल हुई है। तो ये राजनीतिक गतिविधियां, विभाजन की तैयारियां, स्वतंत्र भारत की नींव रखने वाले फैसलों से ये पूरा दौर भरा हुआ था। इस दौरान बहुत कुछ हुआ है, एक एक करके बताते हैं। देखिए, 1 अगस्त से 14 अगस्त के बीच की अगर हम बात करें तो आज़ादी से ठीक पहले की ये बात है। देश भर में स्वतंत्रता को लेकर गहरी उम्मीद और बेचैनी थी। विभाजन के खिलाफ कई नेता अब भी सांप्रदायिक एकता बनाए रखने की कोशिश कर रहे थे। गांधी जी का नाम प्रमुखता से लिया जा सकता है। पंजाब और बंगाल में सांप्रदायिक हिंसा की घटनाएं बहुत तेज़ी से उस वक्त बढ़ रही थी। तो ये शुरुआती जब दौर था, 1 अगस्त की बात हम कर रहे हैं कि किस तरह अगस्त 1 से 14 अगस्त तक क्या क्या चुनौतियां थी और कैसे उससे निपट रहे थे जो स्वतंत्रता सेनानी थे। 2 से 5 अगस्त को अगर हम देखें मोटे तौर पर, तो भारत और पाकिस्तान के लिए सिविल सेवाओं, सेना, संपत्ति, प्रशासनिक ढांचे के बंटवारे पर बातचीत इस दौरान तेज हो गई थी। माउंटबेटन योजना के तहत विभाजन की औपचारिक प्रक्रियाएं भी इस दौरान चल रही थी। जी हाँ, अब इसे आप देखें आगे जाकर तो अब हो गया था कि संविधान तो बनने का कार्य शुरू हो चुका था। उसको समापन करना है तो स्वतंत्र भारत में ही करना है। इन सब के बीच 22 जुलाई को भारत का राष्ट्रीय ध्वज भी जो है वो संविधान सभा ने जो है वो स्वीकृत कर ली थी। और फैसला हुआ इस दौरान कि इसको अब सारे सरकारी इमारतों पर फहराया जाएगा। तो चलिए अगली तारीख पर अब बढ़ते हैं। 7 से 8 अगस्त 1947 ये वो तारीख है जब सीमा आयोग यानी बाउंड्री कमीशन की बैठकों का अंतिम दौर हुआ, जिसकी अध्यक्षता सर साइरिल रेडक्लिफ ने की थी। पंजाब और बंगाल की विभाजन की रेखा निर्धारित की जा रही थी, लेकिन ये सीमा 15 अगस्त तक सार्वजनिक नहीं की गई थी। यान 9 अगस्त की बात है जब महात्मा गांधी कोलकाता में थे। सांप्रदायिक हिंसा रोकने के लिए जो है उपवास और शांति मिशन पर थे। उन्होंने कहा था कि भारत का विभाजन मेरी लाश पर होगा, लेकिन उन्होंने अहिंसा के मार्ग पर चलते हुए इसका विरोध किया। सांप्रदायिक एकता के लिए जो कुछ भी वो कर सकते थे, उपवास किया, प्रार्थना सभाएं की, सुबह जो है वो नंगे पैर निकल जाते थे। तो ये चीज़ें जो है उस दौरान हुई। अब 10 से 12 अगस्त की तारीख में सरकार का जो काम था उसका विभाजन हो रहा था। गवर्नर जनरल, प्रधानमंत्री, मंत्रिमंडल, प्रशासनिक तंत्र, इन सभी का गठन अब अंतिम चरण में पहुंच गया था। भारत के पहले मंत्रिमंडल के नाम भी तय हुए थे, जिसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार पटेल, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर अंबेडकर, मौलाना आज़ाद, इन जैसे के नाम थे जो मंत्रिमंडल में शामिल होंगे। विभाजन के कारण लाहौर, अमृतसर, दिल्ली, नोआखाली, रावलपिंडी में हिंसा भी इस दौरान काफ़ी तेज़ हो गई थी। जी हाँ, पूरे देश में स्वतंत्रता दिवस की तैयारी जो है वो जोरों पर थी। झंडे, नारे, जो गीत, जुलूस, प्रभात फेरी, ये सारी चीज़ें निकल रही थी। सरकारी कार्यालयों से ब्रिटिश झंडे उतारे जा रहे थे। वाला पल होगा उस वक्त। हाँ, ये याद करता हूँ और उस पेज में जाता हूँ तो उसे विजुअलाइज कर पा रहा हूँ कि ब्रिटिश झंडे जो है वो उतारे जा रहे थे, यूनियन जैक, और भारत का तिरंगा ऊपर जा रहा होगा। क्या वो समा होगा और क्या वो दृश्य होगा। भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन जो है दिल्ली में व्यवस्थाओं की निगरानी कर रहे थे। और 14 अगस्त ये वो तारीख थी जब बस सभी को इंतज़ार था कि कब आज़ादी का वो जश्न खुलकर सड़कों पर मना सकें। पाकिस्तान ने स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में इस दौरान अपना कार्यभार संभाल लिया था। मोहम्मद अली जिन्ना पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल बने थे। पाकिस्तान का स्वतंत्रता दिवस इसलिए 14 अगस्त को अब भी मनाया जाता है। भारत की संविधान सभा ने 11 बजे ऐतिहासिक सत्र भी बुलाया था। संविधान सभा में जवाहरलाल नेहरू ने भाषण दिया था और राष्ट्रीय ध्वज को उस दौरान सम्मान दिया गया, नमन किया गया था शहीदों को। 15 अगस्त की मध्य रात्रि यानी 14 की रात और 15 अगस्त की शुरुआत को हम कह सकते हैं भारत को स्वतंत्र राष्ट्र घोषित किया गया।
यह जो जवाहरलाल नेहरू का जो वो ऐतिहासिक भाषण है जिसमें उन्होंने कहा था कि बहुत साल पहले हमने नियति से एक वादा किया था, अब समय आ गया है जब हम अपनी प्रतिज्ञा पूरी तरह से या पूरी तरह से नहीं बल्कि बहुत हद तक पूरी करेंगे। आधी रात के समय जब दुनिया सो रही होगी, भारत जीवन और स्वतंत्रता के लिए जागेगा। इतिहास में ऐसा क्षण बहुत कम आता है जब हम पुराने से नए की ओर कदम बढ़ाते हैं, जब एक युग का अंत होता है और जब एक राष्ट्र की आत्मा जो लंबे समय से दमित थी अभिव्यक्ति पाती है। उन्होंने अपने भाषण में स्वतंत्रता आंदोलन में महात्मा गांधी के प्रयासों को जो है उन्होंने सराहा। देशवासियों से मिलकर काम करने का उन्होंने आह्वान किया। बिल्कुल, तो ये वो दिन था जब ब्रिटिश राज का अंत हुआ और सत्ता का हस्तांतरण हुआ, यानी भारत आज़ाद हुआ। 15 अगस्त 1947 की मध्यरात्रि को भारत आधिकारिक रूप से ब्रिटिश शासन से मुक्त हो गया। वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन ने भारत के पहले गवर्नर जनरल के रूप में शपथ ली। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रधानमंत्री के रूप में पद की शपथ ली। इस ऐतिहासिक रात से कुछ घंटे पहले 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान का निर्माण हुआ और उसे एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता मिली। विभाजन के साथ ही दंगे, हिंसा और पलायन का भी एक भयावह दौर शुरू हो गया था जो आज़ादी की खुशियों को थोड़ा धूमिल कर रहा था। बिल्कुल, और 15 अगस्त वो दिन जब उसके सुबह लाल किले पर तिरंगा झंडा पहली बार फहराया गया और पहली बार जब स्वतंत्र भारत में ये तिरंगा लहराया तो वो दृश्य ही अपने आप में ऐसा है कि रोंगटे खड़े हो जाए सोचकर ही। और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने लाखों लोगों के सामने इस ऐतिहासिक जो दृश्य था, लाखों लोग इसके गवाह बने थे जब पंडित जवाहरलाल नेहरू ने यहाँ तिरंगा फहराया था। आज़ादी की पहली सुबह की भी बात कर लेते हैं, कैसा लगा होगा? जी हाँ, देश भर में उत्सव का माहौल था। मिठाइयाँ बांटी जा रही थी, कीर्तन हो रहे थे, प्रभात फेरियाँ निकाली गई, लोगों ने जश्न मनाया। तो ये चीज़ जो है उन पलों को याद करके हम रोमांचित होते हैं। अभी भी जब आप बात करते हैं तो जो वो होते हैं, जी हाँ बिल्कुल। तो ये चीज़ें जो है वो हमें उस दौरान जो अनुभव किया था लोगों ने, वो खुशकिस्मत लोग जो उस पल के सच में साक्षी बने होंगे, उस वक्त रहे होंगे, वो क्या पल होगा, कैसा महसूस किया होगा, इसकी कल्पना हम कर सकते हैं। आज़ादी जो है हर व्यक्ति की चाह होती है। एक राष्ट्र के लिए जो है आज़ादी से बढ़कर, उसकी स्वतंत्रता से बढ़कर और कुछ नहीं होता। बिल्कुल, तो जब इतनी मशक्क़त के बाद, इतने संघर्ष के बाद, इतने लंबे इंतज़ार के बाद जब हमें ये आज़ादी मिली है तो हमें उसकी कद्र करनी चाहिए। और आज़ादी सिर्फ आपका अधिकार नहीं, इसके साथ कई कर्तव्य हैं और उन कर्तव्यों का भी ध्यान रखना चाहिए। तो इसके साथ ही हमें दीजिए इजाज़त। एक बार फिर से आपको आज़ादी की ढेर सारी शुभकामनाएं।